नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं राजस्थान जी के विधि हेमंत और हाजिर हो आप सबके सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज अपनी एक विस्तृत विज्ञप्ति जारी करी है, जिसके अंदर उसने अपनी दो बड़ी पदों की जानकारी देते हुए उनके लिए आवेदन मांगे हैं। देखिए दोस्तों, दो बड़े पद हैं, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर। इन दोनों भर्तियों का जिक्र कुछ दिनों पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी किया था। उन्हीं पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। देखिए दोस्तों, लगभग आपके 2147 पद हैं, जिसके अंदर से आपके 1119 पद लैब टेक्नीशियन के हैं और बाकी 1058 पद आपके सहायक रेडियोग्राफर हैं। इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, परीक्षा शुल्क बताऊंगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कितने दिन मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, और बाकी तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आते हैं सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पर। देखिए, आप अपने आवेदन किस साइट पे दे सकते हैं, www.sso.rajasthan.gov.in। इसके अंदर आपको आपके पास एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप अप्लाई करके राजस्थान का फॉर्म, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी कियोस्क केंद्र या फिर ई मित्र केंद्र पर जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं हम परीक्षा शुल्क के ऊपर। देखिए दोस्तों, राजस्थान की चाहे कोई भी भर्ती हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 450 रुपये लगते हैं। ओबीसी वालों को 350 रुपये लगते हैं। बाकी अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 250 रुपये। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो उसको सिर्फ 250 रुपये ही भरने होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आ जाता है, आपको आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे वो लेटर दिखाना पड़ेगा। आपका एक पूरा पर्चा बना हुआ आता है इनकम सर्टिफिकेट का। तो मेरा कहना है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल से ही फॉर्म लगाइएगा, अगर ओबीसी से तो ओबीसी से फॉर्म लगाइए, क्योंकि 200 रुपये बचाने के चक्कर में आपको बाद में बहुत चक्कर काटने पड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसकी वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। लैब टेक्नीशियन के अंदर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब बाकी राजस्थान का सारा एरिया अनुसूचित क्षेत्र को छोड़ के, उसके अंदर सामान्य के लगभग लगभग देखिए इतने पद हैं। सामान्य के अंदर 260 पद हैं, सामान्य महिला के 75 पद हैं, विधवा के 29 पद हैं और परित्यागता के 7 पद हैं। उसी तरह से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसके अंदर सामान्य को 70 पद हैं, सामान्य महिला के 20 पद हैं, विधवा के 8 पद हैं और परित्यागिता के 2 पद हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट होती है, उसके सामान्य के 112 है, सामान्य महिला के 32 है, विधवा के 13 हैं, परित्यागता के 3 है, सामान्य और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के हैं आपके, सामान्य के 84 हैं। मतलब सामान्य का मतलब ये हो गया, आप सभी इंक्लूडेड हैं उसमें, लड़के भी और लड़कियां भी। और बाकी सामान्य महिलाओं के लिए राजस्थान की हर भर्ती के अंदर 30% उनके कैटेगरी के हिसाब से सीट रिजर्व रहती हैं। तो इसी हिसाब से 25 महिलाओं के लिए हैं, 9 सिर्फ विधवाओं के लिए हैं और 2 परित्यागिताओं के लिए। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। मैं आपको सारा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। इसके बाद में हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, जातीय आरक्षण के बाद में आपका क्षैतिज आरक्षण भी मिलता है। मतलब जो हमारे भाई बहन दिव्यांगजन हैं उनके लिए आरक्षण होता है। देखिए, जो श्रवण बाधित या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो, जो जिनको बोलने में दिक्कत होती है, उनके लिए लगभग 14 पद आरक्षित हैं। एलडीसीपी मतलब केवल कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीड़ित और जो लेग और बोथ लेग हैं, मतलब जिनकी एक टांग या दोनों टांगों में दिक्कत है, उन दिव्यांगजनों के लिए लगभग 14 पद आरक्षित हैं। एमडी बहुविकलांगता का मतलब ये होता है, आपके पास एक से ज़्यादा विकलांगता हो आपकी शरीर के अंदर। आपके पैर खराब हो सकते हैं, आपके हाथ खराब हो सकते हैं, आप नेत्रहीन हो सकते हैं। वैसे नेत्रहीन इसके अंदर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये काम नेत्रहीनों का नहीं है। देखिए, 13 उसके अंदर पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के 126 पद दिए गए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 20 पद दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक वो होते हैं जिन्होंने हमारे जल, वायु या थल सेना के अंदर काम किया होता है, इंडियन आर्मी को सर्व किया होता है, वो भूतपूर्व सैनिक के अंदर आते हैं। उनके 126 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के, जिन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है किसी न किसी स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो आते हैं हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनके 20 पद आरक्षित हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस किस के लिए कितने कितने पद आरक्षित हैं आराम से। अब मैं आ जाता हूँ आपके पास, ये आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अगली पॉइंट पे आते हैं हम। अगला मेन पॉइंट है, देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको थल, जल या वायु सेवाओं में से सेवा मुक्ति के समय
आवेदक का चरित्र अच्छा कम से कम होना चाहिए जैसा उसकी सेवानियुक्ति में दर्शाया गया हो, या आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप सेना में थे और आपका करेक्टर सही था, इसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप अगर आप सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक है, तो आपके पास ज़रूर होगा। तो ये आपको आवश्यकता देनी पड़ेगी, वहाँ पे देना पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 20 पद हैं, जिसके अंदर से आप किस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो आपको इसमें साफ लिख रखा है कि अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आप खेले हो, मतलब कि आपने ओलंपिक गेम्स खेला हो, एशिया गेम्स खेला हो, आपने दक्षिण ओलंपिक परिषद में भाग लिया हो, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भाग लिया हो, एशिया ओलंपिक्स में भाग लिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसर या फिर एशियन स्कूल खेल परिसंघ के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, तो आप उत्कृष्ट खिलाड़ी के आरक्षण के लिए योग्य हैं और आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इनके अलावा भी अगर आप स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, मतलब कि स्कूल लेवल के ऊपर जो कंपटीशन होते हैं, स्कूल के अंदर नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके जैसे अभी खेलो इंडिया हो रहा था, उसके अंदर अगर आपने व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मेडल जीता हो या फिर आपकी टीम ने कोई मेडल जीता हो, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप बाकी सारे देख सकते हैं क्राइटेरिया किस किस के लिए, कौन कौन एलिजिबल है, वीडियो पॉज करके। मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। देखिए, इसके अंदर अब अगला पॉइंट आ जाता है वेतनमान। देखिए, राजस्थान पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया है, जो बहुत ही अच्छा वेतनमान है। तो देखिए, आपको वेतनमान समझ में आ गया, लेवल 8 की जॉब है तो बहुत अच्छी जॉब ही है। अब देखिए, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा दिक्कत जिसमें बच्चों को होती है कि हम इस भर्ती के लिए पात्र भी हैं या नहीं है। देखिए, पहला पात्रता है, ढंग से पढ़ेंगे हम, सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद ईदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। देखिए, आपके पास 12वीं के अंदर या तो बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा इसके साथ जुड़ जाता है, आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी होता है, वो चाहे राजस्थान से किया हो आपने, चाहे सेंटर से किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो अगर जो विद्यार्थी अभी अपना डिप्लोमा कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो इस भर्ती को ना भरें, आपके पैसे खराब चले जाएंगे, आप बाद में कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है और डिप्लोमा के लगभग 6 महीने बाद में आपका जो पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आता है, वो आगे आपके हाथ में है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, तभी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और उपयोगी रहेगा। तीसरा, राजस्थान के बारे में नॉलेज होना चाहिए और हिंदी लिखना और पढ़ना आपको आना चाहिए, राजस्थान के कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये तो बिल्कुल बट अंडरस्टूड सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए। अब सिमिलरली अगर हम बात करें रेडियोग्राफर के लिए, रेडियोग्राफर के अंदर भी वही सब चीज़ें हैं। 12वीं के अंदर आपके पास या तो बायोलॉजी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास रेडियोग्राफर की एक डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का किया हो चाहे सेंटर का किया हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं वही फॉर्म का लगाएं, वरना फॉर्म ना लगाएं। राष्ट्रीयता में सबको पता है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, या फिर ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत आए हों। मतलब कि राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी पार्ट से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इवन नेपाल और भूटान के भी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 1162 से पहले उनका परिवार भारत के अंदर स्थानांतरित हो गया हो। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आयु। देखिए, 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का ना हुआ हो। राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर यही होता है कि आप 40 वर्ष से कम होने चाहिए और 18 वर्ष से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए, 1 जनवरी 2021 को आप कम से कम 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, और आपकी आयु अगर 40 वर्ष से कम है 1 जनवरी 2021 तक, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा जब भी हो, वैसे परीक्षा जल्दी ही होगी, आप एलिजिबल हैं। बस ये है, 1 जनवरी 2021 से पहले पहले आप 18 तारीख के हो जाने चाहिए, 1 जनवरी 2021 तक आप 40 की उम्र के ऊपर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, स्पष्टीकरण हो गया आपको। अब देखिए, इसके अंदर आयु के अंदर भी कई छूटें दी जाती हैं। देखिए, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट जाती हैं। अगर आप कोई भी कैटेगरी की महिला हैं, मतलब जैसे आप सामान्य वर्ग की हैं, जनरल कैटेगरी की हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की, आपको 5 साल की छूट दे दी जाएगी। तो मतलब आपके लिए 45 साल हो गई है आयु सीमा, 45 साल, वही 1 जनवरी 2021। ठीक है,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग में के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हो। देखिए SC ST OBC की जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष विद्यार्थी हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, उनके लिए भी 45 साल हो गया। SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है, उनके लिए 50 वर्ष तक ये फॉर्म वैलिड रहेगा। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक है, मैंने आपको बताया था भूतपूर्व सैनिक भी 50 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1988 के नियम अनुसार 50 वर्ष होगी उनकी भी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए पेंशन के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। जो NPS स्कीम है, अभी न्यू पेंशन स्कीम है, उसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, कब से कम फॉर्म चलेगा। बहुत कम दिनों के लिए फॉर्म में, सिर्फ 15 दिनों के लिए ही आपका फॉर्म है, तो आप फॉर्म जल्दी फिल कर दीजिएगा। आज कब से कम फॉर्म है, 2/7, देखिए 18/6/2020 से 2/7/2020 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे तक आप जमा करा सकते हैं। 18/6 मतलब 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक। ध्यान रखना है 15 दिन ही है, इसके बाद में आपको कोई आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और देखिए 15 दिन का फॉर्म है, तो राजस्थान के अंदर लगभग उसके 30 से 35 या 45 दिन के अंदर पेपर हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर पेपर निश्चित है इसका। 1.5 से 2 महीने में आपका पेपर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब आती है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आप ढंग से सुनिएगा, अनुभव के आधार पर बोनस अंक। देखिए अनुभव के आधार पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर आप पहले से कोई लैब टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं किसी भी सेवा, मतलब कि राजस्थान से रजिस्टर्ड बॉडी के अंदर, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर आप रेडियोग्राफर का काम कर रहे हैं, तो आपको 10% 10% से 30% बोनस अंक दिए जाएंगे। अब 10% से 30% बोनस अंक किस हिसाब से दिए जाएंगे, देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष 365 दिन के अनुभव पर 10% बोनस अंक और अधिकतम 30 बोनस अंक दिए जा सकते हैं। तो देखिए उन्हीं को बोनस अंक मिलेंगे जो 1 साल कंप्लीट किया हो। जैसे आपने अगर 365 दिन अपने सर्विस में कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आपको 10% बोनस अंक मिल जाएंगे। इसी तरह से आपने अगर 2 साल कंप्लीट कर लिया हो और 3 साल कंप्लीट कर लिया हो, तो आपको 20% और 30% बोनस अंक दे दिए जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने 365 से एक भी दिन कम सर्विस करी है, 364 दिन कम सर्विस करी है फॉर्म भरते टाइम पे, तो आपको 10% बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। इसमें साफ लिखा है 365 दिन में का 10% बनेगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुभव प्रमाण पत्र आपको अलग अलग अवधि, पदनाम, भुगतान दर और इसके हिसाब से आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपका बनवाना पड़ेगा, आपके पास होगा। देखिए इसके अंदर क्या क्या विवरण होना चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए, अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, संस्था का नाम होना चाहिए जहाँ पे आप कार्यरत हों, योजना का नाम, और ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, आपको भर के लगाने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको साइट पे मिल जाएगा SSO ID पे। जब आप लॉगिन करेंगे और आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर ये डिटेल्स मांग लेगा, तो आप सही से डिटेल्स अपनी भरिएगा, गलत डिटेल्स मत भरिएगा, वरना DV के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। देखिए मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसके बाद में भी अगर कोई पॉइंट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और देखो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी, मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन और गलत न्यूज़ नहीं दी है। इस जो विज्ञप्ति है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वापस कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा, और जैसे ही मैं वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।